देखो देखो पीछे पीछे वाले तभी बेटा अच्छा रहा, वाह रे वाह। एसी में बैठे बेटा, एसी में। इधर तो यहाँ तक तो ठंडा है ना, यहाँ भी होती है, यहाँ नहीं आती। यहाँ तो मेरे देखो क्या हालत होगा है। इसलिए हमारे लिए क्या लगाया गया, क्योंकि अपनी मतलब वही बात क्या है, पंखा है, और आपके लिए क्या है, एसी। अरे बताओ कल क्या पढ़े लास्ट टाइम, सिंचाई का स्वाहा कर दो रे यार। सही बात है कि नहीं है? परेशान कर दिया सिंचाई ने, कभी जल निकास और गुणवत्ता। चलो लास्ट में क्या पढ़े थे अपन, क्या पढ़ रहे थे अपन, एसएसबी। सबसे पहले बात किसकी होता है, अपन क्लोरीन की मात्रा पढ़ लिया अपन ने, पढ़ लिया क्लोरीन की। बताओ क्या क्या पढ़ा, बताओ अपन ने सबसे पहले क्या पढ़ा अपन ने, ईसी। क्या पढ़ा अपन ने बताओ, ईसी पढ़ लिया, ठीक है। अपन ने एक तो ईसी पढ़ ली, एसएआर पढ़ लिया, आरएससी पढ़ लिया, कौन सा हो गया, बोरोन हो गया, नाइट्रेट हो गया, क्लोरीन हो गया, और बताओ एसएसपी हो गया। अब बाकी कौन कौन सा, एक कौन सा हो गया एसएससी, दूसरा क्या हो गया साल्ट इंडेक्स, और बताओ कौन सा हो गया, कौन सा हो गया बताओ, कैल्शियम व मैग्नीशियम अनुपात, कैल्शियम व मैग्नीशियम अनुपात, ये था ना बड़ा। अब सुनो एसएसपी का मतलब क्या होता है, घुलनशील सोडियम प्रतिशत। क्या बताओ सर, घुलनशील सोडियम प्रतिशत, 1 2 3 4 5 6, 7 नंबर का है नहीं। हाँ लिखो 7 नंबर लिखो उसमें, कोई समझा नहीं जिसने इसमें 7 लिखो। एसएससी का मतलब क्या होता है, घुलनशील सोडियम प्रतिशत, घुलनशील सोडियम प्रतिशत। एसएसपी का मतलब लिखो घुलनशील, आ जाओ सभी ऑनलाइन वाले। पहला पॉइंट डाल रहे कौन सा, घुलनशील सोडियम प्रतिशत। बताओ क्या होता है घुलनशील सोडियम प्रतिशत में, सुना इधर, घुलनशील सोडियम प्रतिशत की बात करते हैं अगर इसमें इसका मान 60 से अधिक होता है। इसका मान बताओ, सोडियम घुलनशील प्रतिशत का मान 60 से अधिक होता है तो वह पानी सिंचाई के लिए उपयुक्त नहीं माना जाता। एसएसपी का मान कितना होना चाहिए, 60 से कम। दूसरा कौन सा हो गया, साल्ट इंडेक्स। मतलब साल्ट इंडेक्स का मतलब होता है नमक की मात्रा को दर्शाने वाली इंडेक्स। ये क्या करती है, अगर ये प्लस में आती है, इसके बाद करते हैं, ये इंडेक्स अगर प्लस में आई तो क्या होगा, नुकसानदायक होती है, और अगर माइनस में आती क्या होगा, फायदेमंद हो गया। मतलब साल्ट इंडेक्स वैल्यू होती है 0 से -24 तक होती है। तो अगर मान लो उसकी माइनस में वैल्यू आती है क्या होगा, क्या होगा, सही है, और अगर प्लस में वैल्यू आती है क्या होगा, खराब होगा। ठीक है, इसलिए साल्ट इंडेक्स की वैल्यू हमेशा कैसे होनी चाहिए बताओ, ऋणात्मक होनी चाहिए, माइनस में होनी चाहिए, धनात्मक क्या होती है, खराब होती है। कैल्शियम मैग्नीशियम का अनुपात अगर किसी सिंचाई जल में 50 से अधिक है तो उपयुक्त माना जाता है, जबकि मैग्नीशियम कैल्शियम का अनुपात 1 से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 1 से कम। मतलब कैल्शियम व मैग्नीशियम का अनुपात 50 से अधिक होना चाहिए, तथा मैग्नीशियम और कैल्शियम का अनुपात कितना होना चाहिए, 1 से कम होना चाहिए, तो वह सिंचाई जल उपयुक्त माना जाता है। ठीक है, एक बार इसको एक्सेसिव लिखो, सोडियम घुलनशील प्रतिशत लिखो। एसएसपी का मान 60 से अधिक होने पर, 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 एसएसपी का मान 60 से अधिक होने पर सिंचाई जल उपयुक्त नहीं माना जाता, 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 सिंचाई जल उपयुक्त नहीं माना जाता। ठीक है, लिखो नेक्स्ट साल्ट इंडेक्स। क्या लिखोगे, साल्ट इंडेक्स। क्या लिखोगे, साल्ट इंडेक्स। लिखो साल्ट इंडेक्स, दिखा रखा आपको बच्चे पूरा ही, साल्ट इंडेक्स में लिखो, लिखो साल्ट इंडेक्स धनात्मक होती है तो, साल्ट इंडेक्स धनात्मक होती है तो, साल्ट इंडेक्स धनात्मक होती है तो नुकसानदायक होती है, नुकसानदायक होती है, तथा तथा ऋणात्मक होती है तो, तथा ऋणात्मक होती है तो लाभकारी होती है, ऋणात्मक होती है तो लाभकारी होती है।
ऋणात्मक होती है तो लाभकारी होती है, ऋणात्मक होती है तो लाभकारी होती है, ऋणात्मक होती है तो लाभकारी होती है। ठीक है भैया, लिखो नेक्स्ट, कैल्शियम मैग्नीशियम अनुपात। लिखो कैल्शियम मैग्नीशियम अनुपात, लिखो कैल्शियम मैग्नीशियम अनुपात। क्या लिखो बताओ, कैल्शियम मैग्नीशियम अनुपात। लिखो सिंचाई जल में कैल्शियम मैग्नीशियम अनुपात, सिंचाई जल में कैल्शियम मैग्नीशियम अनुपात, कैल्शियम मैग्नीशियम अनुपात, सिंचाई जल में कैल्शियम मैग्नीशियम अनुपात 50 से अधिक होने पर उपयुक्त माना जाता है। 50 से अधिक होने पर, 50 से अधिक होने पर उपयुक्त माना जाता है, उपयुक्त माना जाता है, 50 से अधिक होने पर उपयुक्त माना जाता है, 50 से अधिक होने पर उपयुक्त माना जाता है, तथा 50 तथा मैग्नीशियम कैल्शियम अनुपात, तथा मैग्नीशियम कैल्शियम अनुपात, तथा मैग्नीशियम कैल्शियम अनुपात, तथा मैग्नीशियम कैल्शियम अनुपात 1 से कम होना चाहिए, 1 से कम होना चाहिए, 1 से कम होना चाहिए, 1 से कम होना चाहिए। ठीक है भैया, ठीक है। अब हेडिंग डालो सिंचाई जल का प्रबंधन, हेडिंग डालो सिंचाई जल का प्रबंधन, हेडिंग डालो सिंचाई जल का प्रबंधन, सिंचाई जल का प्रबंधन, सिंचाई जल का प्रबंधन, सिंचाई जल का प्रबंधन। ठीक है भैया, चलिए बताओ सिंचाई जल का प्रबंधन। अब सुनो भाई, अपने पास लवणीय पानी है, एक क्षारीय पानी है, या जिसमें बोरोन की मात्रा अधिक है कम है, तो उसका कैसे प्रबंधन किया है? ऐसे थोड़ा ना भाई कसरत करना छोड़ देंगे, कुछ ना कुछ क्या करेंगे, उसका प्रबंधन करेंगे कुछ ना कुछ। अगर मान लो सबसे पहले जिस जल में अगर मान लो कार्बोनेट, इस बात करते हैं कार्बोनेट, और अगर बाई कार्बोनेट की मात्रा अधिक होती है तो इसका मतलब क्या हो गया वहां पर, मतलब जल कौन सा है, क्षारीय है। जल कौन सा है, क्षारीय मृदा में क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाई कार्बोनेट अधिक होता है, उसमें क्षारीयता क्या होती है, अधिक होती है। तो बाई कार्बोनेट व कार्बोनेट की मात्रा अधिक होने पर क्या होता है, उसमें क्या होगा, जिप्सम का उपयोग करना चाहिए। क्या करना चाहिए, उसमें जिप्सम का उपयोग करना चाहिए। किसका उपयोग करना बताओ, जिप्सम। एग्रीकल्चर में जिप्सम की शुद्धता कितनी होती है बताओ, 65%। कितनी होती है, 65। लेकिन कई सारी बुकों में कितना दे रखा है, 75। कितना दे रखा है, 75। इसलिए लाइन में कितना 65 से 75, क्या पड़ेगा 65 से 75। एग्रीकल्चर में जिप्सम की शुद्धता बुक में, हैंड बुक में लिख रखा है, कितना लिख रखा है, 65। लेकिन कई जगह क्या लिख रखा है, 75। तो कितना होगा, 65 से 75 होती है। तो जिप्सम की शुद्धता कितनी होती है, 65। कि सर जिप्सम ही क्यों उपयोग करते हैं, क्योंकि इसकी घुलनशीलता क्या होती है, कम। कितनी होता है, 0.25 से कितनी होती है, 0. कितना होगी, 30। 0.25 से कितनी होती है, 0.30। मतलब इसकी घुलन जिप्सम के उपयोग और कोई क्यों नहीं करते, क्योंकि जिप्सम तो आसानी से मिल जाता है, तो उसमें घुलनशीलता क्या होती है, इसकी कम होती है, तो धीरे धीरे क्या होता है, घुलता रहता है, आराम से क्या होता है, उसको रिलीफ मिलता रहता है जल को, ना कोई समस्या नहीं रहे। एकदम से घुल गया, मान लो एकदम से क्या हो गया, जल सही हो गया, लेकिन वापस से क्या हो गया, खराब हो गया, तो धीरे धीरे क्या होता है, घुलता रहता है। इसलिए मृदा में जिप्सम का इसलिए उपयोग करते हैं क्योंकि धीरे धीरे क्या होती है, घुलनशील होती है। और इसका जो जिप्सम का उपयोग करेंगे उसमें कितना होता है, 0.5 mm। क्या होता है, 0.5 mm इसका आकार होना चाहिए, या 30 मेष की छलनी। किसकी बात करते हैं, 30 मेष की छलनी। किसका उपयोग करेंगे बताओ, 30 मेष की छलनी का उपयोग करेंगे। मतलब या तो आप 0.5 mm का उसका आकार होना चाहिए, साइज होना चाहिए, वो उपयोग करो, या फिर क्या होना चाहिए बताओ, 30 मेष की छलनी से जिप्सम का उपयोग करना चाहिए। 30 मेष की छलनी का मतलब क्या होता है, सुनना, एक मेष के बराबर क्या होता है, एक मेष के बराबर होता है 2.5 इंच। कितना होता है, 2.5 इंच की बात करते हैं, 1 इंच कितनी बात करते हैं, 1 इंच। 2.5 कितना हो गया, सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर। 1 इंच किसकी बात करते हैं, 1 इंच। मैं बोलो बताओ कितना मैच की बात कर रहा हूं, 30 मैच। मतलब 1 इंच में कितने छिद्र होने चाहिए, 30। कितने होने चाहिए, जैसे मान लो एक है छलनी है, उस छलनी के 1 इंच में या 2.5 सेंटीमीटर कितने छिद्र होंगे बताओ, 30। तो कितना 30 मैच की छलनी होगी। मैं बोलो बताओ 200 मैच की छलनी, तो इसमें 2.5 सेंटीमीटर कितना होगा बताओ, 200 छिद्र होंगे। मतलब 500 मैच की छलनी का मतलब क्या हो गया, कि 250 सेंटीमीटर, मतलब 2.5 सेंटीमीटर कितने होंगे, 500 छिद्र होंगे। मतलब देख लो आप, जितना मेष की संख्या बढ़ती जाएगी उतना छिद्र क्या हो जाएंगे,
छोटे होते जाएंगे ध्यान रखना, ठीक है। तो बेस का मतलब समझ गए ना, मतलब प्रति सेंटीमीटर प्रति इंच या 2.5 सेंटीमीटर में पाए जाने वाले छिद्रों की संख्या उसको बोलते हैं मेष। इसका मतलब इसको 30 मेष का मतलब क्या हो गया कि मतलब 2.5 सेंटीमीटर में कितना 30 छिद्र होने चाहिए, कितने बारीक वो अपने हिसाब से तो उससे छान कर इसका उपयोग करना चाहिए, ठीक है। तो जिप्सम का उपयोग कहां करेंगे, जहां पर कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट की मात्रा ज्यादा होगी सिंचाई जल में, इसका उपयोग करेंगे जिप्सम का। दूसरा उपयोग इसके बताओ क्या करेंगे, बताओ लीचिंग रिक्वायरमेंट, इसकी बात करते हैं लीचिंग रिक्वायरमेंट। सर आर मतलब वहां पर आप लीचिंग कर सकते हो, जैसे मान लो आपने लगातार लवणीय पानी अपने पास, लगातार लवणीय पानी का उपयोग करोगे तो मृदा भी कौन सी हो जाएगी, सिंपल बात कौन सी हो जाएगी, लवणीय। तो अपन क्या करेंगे उसको एक बार अच्छे जल के साथ क्या करेंगे, उसको सिंचाई करेंगे। तो अच्छे जल के साथ सिंचाई करेंगे क्या होगा, जो लवण होंगे कहां चले जाएंगे, तो नीचे की ओर, कहां चले जाएंगे, नीचे की ओर। तो अपन अगर मान लो अच्छे पानी से अपन लीचिंग भी कर सकते हैं। अगर पेपर का लेवल ज्यादा है तो क्वेश्चन पूछेगा इसमें एलआर का फॉर्मूला, इसको बोलते हैं एलआर, मतलब क्या होता है लीचिंग का आवश्यकता, इसका मतलब क्या होता है लीचिंग क्या हो गया आवश्यकता, लीचिंग क्या होगी आवश्यकता, लीचिंग आवश्यकता मतलब क्या, लीचिंग रिक्वायरमेंट, एलआर ही लिखा है वहां पर। बराबर क्या बताओ, क्या हो गया बताओ, डी डी डब्ल्यू हो गया और डी क्या हो गया आई डब्ल्यू, बराबर क्या हो गया ईसी क्या हो गया आई डब्ल्यू हो गया, और ईसी बराबर क्या हो गया डी डब्ल्यू, क्या हो गया डी डब्ल्यू। ज्यादा दिमाग कुछ भी नहीं लगाना पड़ेगा, बस इतना फॉर्मूला याद रखो, पूछा जाता है। इसका मतलब मैं समझाता हूँ, डी मतलब क्या, डेप्थ ऑफ ड्रेन वाटर, डेप्थ ऑफ इरिगेशन वाटर, डेप्थ ऑफ ड्रेन वाटर, डेप्थ ऑफ इरिगेशन वाटर। ईसी मतलब क्या होगा विद्युत चालकता किसकी, इरिगेशन वाटर की, और ईसी किसकी बताओ, ड्रेन वाटर। अपने कुछ भी नहीं दिमाग लगाना, अपने को ये ध्यान फॉर्मूला होता है, क्या होता है लीचिंग आवश्यकता का फॉर्मूला क्या होता है, डी डी डब्ल्यू बटा डी आई डब्ल्यू, डी डी डब्ल्यू डबल क्या हो गया डी आई डब्ल्यू हो गया, बराबर क्या हो गया ईसी आई डब्ल्यू बटा क्या हो जाएगा ईसी डी डब्ल्यू। समझ में आ गया ना। अगर फिर भी नहीं सर हम तो देखेंगे, आई डब्ल्यू का मतलब क्या हो गया, क्या होता हो इरिगेशन, कौन सा हो गया वाटर की बात करते हैं, ठीक है। और डी डब्ल्यू का मतलब क्या हो गया ड्रेन वाटर, किसकी बात करते हैं ड्रेन वाटर, किसकी बात करते हैं ड्रेन वाटर की बात करते हैं, ठीक है। और डी का मतलब डेप्थ होता है, कोई दिक्कत नहीं इसमें, ठीक है। अब सुनना, इसका मतलब होता है कि लवणों का उपयोग, मतलब लवणीय पानी का लगातार उपयोग करने से मृदा लवणी जाती है, जिसका सुधार कैसे कर सकते हैं, अच्छे जल का उपयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट थर्ड बात करें, लवण प्रतिरोधी फसलों का उपयोग, इस बात करते हो लवण प्रतिरोधी फसलों का उपयोग करके, लवण प्रतिरोधी फसलों का उपयोग करके कैसे बताओ, कि भाई ऐसी फसलों का चयन करो जो लवणों की प्रति क्या हो, कोई प्रभाव भी नहीं पड़े, लवणीय पानी तो कोई प्रभाव नहीं पड़े, तो लवण प्रतिरोधी फसल का कौन बताओ, बताओ कौन सा है, जो हो गया, और बताओ चुकंदर, किसकी बात करते हैं चुकंदर, और कौन सा बताओ कपास। ये लगभग 10 से 15 डेसीसाइमन पर मिनट क्या होता है प्रतिरोधी, लेकिन छोड़ो इसको आप, कितना जो चुकंदर और कपास। और अगर साथ में बात करें अपन यही लवण संवेदनशील फसल कौन सी होती है, लवण संवेदनशील पता कौन सी होती है, कौन सा बता, लवण संवेदनशील, लवण संवेदनशील फसल बताओ कौन सी है, कौन सा है बताओ, दलहनी फसल, किसकी बात करते हैं दलहनी फसल। दलहनी फसल जो होती है वो याद रखना लवणों की प्रति क्या होती है संवेदनशील। कैसे क्वेश्चन आएगा, इनमें से कौन सा, ऐसे पूछेगा इसमें से इनमें से कौन सी फसल लवणों के प्रति संवेदनशील है, चना सरसों जौ गेहूं, कौन सा करोगे आप, कर लोगे ना। हमेशा जो भी दलहनी फसल होती है लवणों की प्रति क्या होती है संवेदनशील। अब मैंने बता दिया प्रतिरोधी क्या होती है और संवेदनशील, समझोगे आप, ठीक है। अब सुना, ये हो गया लवण प्रतिरोधी फसलों का चयन करके। अब सुनना कि क्या कारण है कि जो होता है चुकंदर के कारण क्या होता है, तो एक तो होता है ओस्मो रेगुलेशन, किसके आंसर बताओ, ओस्मो रेगुलेशन, कौन सा होता है ओस्मो रेगुलेशन, ओस्मो क्या करेंगे रेगुलेशन, ठीक है। और एक कौन सा होता है उसमें, कौन सा होगा एक्सक्लूजन, किसकी बात करते हैं एक्सक्लूजन, एक्सक्लूजन हो गया, एक्सक्लूजन हो गया। और एक कौन सा हो गया तीसरा, कौन सा हो गया डाइल्यूशन, किसकी बात करते हैं डाइल्यूशन, किसकी बात करते हैं डाइल्यूशन, ठीक है। ये तो कौन सा हो गया बताओ चुकंदर, किसकी बात करते हैं चुकंदर हो गया, ठीक है। एक इसमें बताओ किसमें अगर है ढेचा, डाइल्यूशन में कौन सा हो गया ढेचा। और एक कौन सा बताओ जो, किस बात करें जो। इसका मतलब होता है कि जो अगर मान लो लवणीय मृदाओं में उगता है या लवणीय पानी में उगता है तो क्या कारण होता है, उसमें कौन सी प्रक्रिया होती है एक्सक्लूजन, कौन सी होती है एक्सक्लूजन के कारण वो क्या होता है बताओ, एक्सक्लूजन के कारण वो लवणीय मृदा में आराम से उगता है, ताकि वो क्या करता है लवणों को क्या कर देता है दूर कर देता है। ऐसे अगर चुकंदर होता है वो क्या कारण होता है कि लवणीय मृदा उगता है, क्या कारण होता है उसका
ओस्मो रेगुलेशन, क्या होता है उसका, और ऐसे डेचा होता है, कौन सा होता है, डाइल्यूशन। इसका मतलब क्या हो गया, इसलिए मैंने बोला था कि लवणीय तक क्षारीय मृदाओं को सुधारने के लिए किसका उपयोग करते हैं, ढेचा, दिखाया मैंने आपको, तथा लवणीय तक क्षारीय मृदाओं किसका उपयोग करता है, ढेचा। क्योंकि याद रखना ढेचे की जो सेल वॉल होती है, सेल शेप होता है, मतलब जो कोश का द्रव्य होता है, उस कोश का द्रव्य का पीएच कितना होता है, लगभग 4.2, कितना होता है, मतलब वो क्या होता है उसमें इतना पीएच होता है, मतलब पीएच क्या होता है, अम्लीय हो गया। अब अम्लीय मृदाओं किसमें उपयोग करोगे, क्षारीय मृदाओं में, तो क्या होगा बताओ, पीएच क्या होगा, कम होता है। लेकिन जो होता है इसमें वो लवणों में क्यों नहीं उगता, क्योंकि उसमें कारण उगता है, उसमें कौन सी प्रक्रिया पाई जाती है, डाइल्यूशन। डाइल्यूशन के कारण हमेशा डेचा किसमें लग जाता है, लवणीय मृदा में लग सकता है, और लवणीय मृदा को सुधारने के लिए उपयोग किया जाता है। अपने को सबसे इंपॉर्टेंट दो ही क्वेश्चन है रखा, इनमें से कौन सी लवण प्रतिरोधी फसल है, जो चुकंदर, और इसमें से कौन सी लवण संवेदनशील फसल बताओ, दलहनी फसल होती है। ठीक है, चुकंदर होता है वो लवणों के प्रति प्रतिरोधी क्यों होता है, ओस्मो रेगुलेशन के कारण। ठीक है, और जो किसके कारण होता है, एक्सक्लूजन। ठीक है, नेक्स्ट फोर्थ बात करते हैं बोरोन की बात करते हैं। अगर बोरोन की मात्रा ज्यादा होती है तो वो भी फसलों के लिए क्या होता है, हानिकारक। क्या होती है, अगर मान लो बोरोन की मात्रा अधिक होगी तो भी क्या होगा, हानिकारक होता है। तो इसके लिए होता है बोरोन प्रतिरोधी फसलों का चयन करें, तो बोरोन प्रतिरोधी फसलों का चयन। कौन सा बताओ, कौन सा बताओ, एक तो कौन सा बताओ, पत्ता गोभी, किसकी बात करते हैं, पत्ता गोभी हो गया। ठीक है, गाजर हो गया, किसकी बात करते हैं, गाजर हो गया, मूली हो गया, ये सभी क्या होती है, गाजर क्या होती है बताओ, क्या होती है, हाँ, जिसमें वालों कौन सा, ये मतलब 2 से 4 ppm, क्या होगा, 2 से 4 ppm। अगर सिंचाई जल में बोरोन की मात्रा कितनी है, 2 से 4 ppm, तो वहां पर इनके प्रभाव नहीं पड़ेगा। इससे ज्यादा क्वेश्चन पूछा गया कि बोरोन के प्रति संवेदनशील फसल कौन सी है, मतलब बोरोन के प्रति संवेदनशील फसल कौन सी बताओ, कौन सा है, कौन सा होता है, अंगूर और सेब, अंगूर व सेब। क्वेश्चन पूछा गया था, इनमें से कौन सी फसल बोरोन के प्रति संवेदनशील है, अंगूर और सेब। अंगूर और सेब को, सेब की फसल में इनका उपयोग नहीं किया जाता। अंगूर और सेब में जिस, अगर सिंचाई जल में बोरोन की मात्रा अधिक है वहां पर इसका उपयोग नहीं किया जाता। ठीक है, प्रतिरोधी का मतलब क्या हो गया, अगर बोरोन की मात्रा ज्यादा होगी तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन बोरोन की कम होगी तो किसमें प्रभाव पड़ेगा, अंगूर और सेब में। नेक्स्ट है सिंचाई की विधि, इसकी बात करते हैं भाई, सिंचाई की विधि, सिंचाई की विधि, सिंचाई की विधि का चयन करके भी क्या कर सकते हैं अपन भाई, खराब जल का उपयोग कर सकते हैं। और इसके लिए सबसे बेस्ट कौन सी बताओ, बूंद बूंद, इसकी बात करते हैं, बूंद बूंद। और ये भी माना जाता है कपास की फसल होती है ना, कपास की फसल, उस कपास की फसल में अपन खराब जल का उपयोग करके खेती कर सकते हैं, खराब जल का उपयोग करके खेती कर सकते हैं। कारण क्या होता है, कपास की अवधि बताओ, यहाँ पर लवणी जल में उग सकता है, कपास किस में उग सकता है, बताया मैंने आपको, कपास लवणी में उग सकता है, क्षारीय में उग सकता है, तो इसलिए कपास में उपयोग कर सकते हैं। अब अपने क्वेश्चन आएगा, इनमें से कौन सी सिंचाई की विधि लवणीय जल या खराब जल में उपयोग कर सकते, कौन सा बताओ, बूंद बूंद। कौन सा हो गया, बूंद बूंद विधि में कर सकते, कारण बताया जी मैंने आपको। ठीक है, नेक्स्ट बताओ कौन सा हो गया, क्या होगा, बुआई की विधि, इसकी बात करते हैं, बुआई की विधि। बुआई की विधि का चयन करके भी क्या कर सकते हैं अपन, लवणीय पानी से बच सकते हैं। और इसमें कौन सी विधि होता है, कुंड विधि, इसकी बात करते हैं अपन, कुंड विधि। बताया कि नहीं बताया मैंने आपको, बताया मैंने आपको कुंड विधि, बताओ कुंड विधि कैसी होती है, ये होती है कुंड विधि। अब इसमें क्या करें, सिंचाई तो कहां करेंगे अपन, इस वाले क्षेत्र में सिंचाई क्या करेंगे, और पौधे लगाएंगे कहां पर, इस वाले क्षेत्र में, पौधे कहां लगाएंगे, इस वाले। याद रखना पौधे कभी भी इस वाले क्षेत्र में नहीं लगाते हैं, क्योंकि लवणों की सांद्रता सबसे अधिक कहां होती है बताओ, कहां होगी लवण, इस वाले क्षेत्र में, इस वाले क्षेत्र में लवणों की सांद्रता क्या होती है, ज्यादा होती है। इसलिए लवणीय मृदा और लवणीय पानी में कभी भी टॉप पर कब क्या करना चाहिए, फसल की बुआई नहीं करनी चाहिए। क्या करनी चाहिए बताओ, साइड की ओर, क्या करना चाहिए, साइड की ओर करना चाहिए। कारण क्या होगा, तापमान बढ़ेगा, क्या होगा, जब तापमान बढ़ेगा आप खुद को मालूम होता है, लवणों पानी ऊपर की ओर जाएगा, और पानी के साथ में क्या है, लवण है, तो लवण तो रह जाएंगे, लेकिन पानी क्या हो जाएगा, भाप बन के उड़ जाएगा। सबसे टॉप पे कहां होंगे बताओ, यहाँ पर ज्यादा लवण होंगे। इसलिए हमेशा टॉप पर कभी फसलों की बुआई नहीं करनी चाहिए। क्या करनी चाहिए बताओ, साइड में करनी चाहिए। ठीक है, ये हो गया अपना मैनेजमेंट की बात करते हैं। और भी 2-4 पॉइंट अपने नोट डाल के लिखवाएंगे, कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं इसमें। पहला कौन सा बताओ, पहला कौन सा बताओ, कि जिप्सम का उपयोग करके क्या करना बताओ, कि अगर लवणी अगर जिस जल में अगर कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट की मात्रा अधिक होती है वहां पर किसका उपयोग करते हैं अपन, जिप्सम का। दूसरा हो गया, अगर लवणीय पानी है तो क्या करना चाहिए बताओ, लीचिंग क्या करना चाहिए, वहां पर लीचिंग रिक्वायरमेंट करना चाहिए, लीचिंग की आवश्यकता होनी चाहिए, वहां पर लीचिंग कर देना चाहिए 2-4 साल में एक बार। दूसरा कौन सा बताओ, अगर वहां लवणीय पानी, लवण प्रतिरोधी फसलों का
चयन करो। अगर लवण संवेदनशील करोगे तो फसल नहीं होगा, तो क्या करोगे, लवण प्रतिरोधी फसलों का चयन करके वहां पर फसल उत्पादन लेना चाहिए। लवण प्रतिरोधी फसल कौन कौन सी होगी, जो, चुकंदर और कपास। संवेदनशील कौन सी होगी, दलहन फसल। जो होता है वो क्यों लवणीय पानी में रोक सकता है, बताओ किस कारण, एक्सक्लूजन प्रक्रिया के द्वारा। किसके द्वारा, एक्सक्लूजन प्रक्रिया के द्वारा। नेक्स्ट कौन सा बताओ, बोरोन प्रतिरोधी फसलों का चयन करके। कौन कौन सा बताओ, पत्ता गोभी, गाजर और मूली होती है, ये 2 से 4 ppm तक प्रतिरोधी। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है, इनमें से कौन सी संवेदनशील फसल कौन सी बताओ, अंगूर और सेब हो गया। सिंचाई विधि के द्वारा, सिंचाई विधि कौन से बताओ, बूंद बूंद हो गया, ये कुंड विधि हो गया। बूंद बूंद या कुंड विधि होती है, दोनों में अपन क्या सिंचाई विधि लवणों के द्वारा कर सकते हैं। ठीक है, और चाहो तो कौन सा कर सकते बताओ, क्या हो गया, बीज दर। किस बार करते हैं, बीज दर। सही बात है, बताओ। अगर आप सामान्य से कम बीज दर लोगे तो आपको खुद को मालूम है कि देरी से बुआई करने पर या लवणीय मृदाओं में हमेशा सामान्य बीज दर से कितनी ज्यादा लेते हैं, 20 से 25% ज्यादा लेते हैं। कितना बताओ, 20 से 25% ज्यादा लेते हैं ना। 20 से 25% का मतलब क्यों लेते हैं, क्योंकि लवणीय मृदा में अंकुरण नहीं होता। इसका मतलब क्या करना चाहिए कि लवणीय मृदा होती है, लवणीय पानी होता है, तो सामान्य बीज दर से कितना ज्यादा लेना चाहिए, तो 20 से 25% ज्यादा लेना चाहिए। अपने को मालूम चलेगा लवणीय पानी है और अपने बीज दर कितना लिया, 100 लिया, तो अंकुरण तो क्या हो जाएगा, वैसे कम हो जाएगा। और अगर अंकुरण कम होगा तो पौधों की जनसंख्या क्या होगी, कम होगी, और पौधे क्या होंगे, दूर दूर होंगे। जितना पौधे दूर दूर होंगे, बीच में क्या हो, जगह होगी, तापमान बढ़ेगा, लवण क्या जाएंगे ऊपर। इसका मतलब लवणीय मृदा में सामान्य पौधों की जनसंख्या क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए, ताकि वहां पर धूप नहीं होनी चाहिए। और प्रबंधन कौन सा बताओ, मल्चिंग के द्वारा। इसका असर बताओ, ये तो लिखा है मैंने, आप इसका असर बताओ, मल्चिंग के द्वारा कर सकते नहीं कर सकते भाई। लवणीय पानी का उपयोग, अगर मल्चिंग हो रखी है, लवणीय पानी का उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि तापमान बढ़ेगा नहीं, तो आराम से उसका उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया अपना प्रबंधन। तो सामान्य जानकारी को लिखाएंगे। देखो आप सबसे पहले देखो, सिंचाई का जल का प्रबंधन लिखो सबसे पहले, जिप्सम का उपयोग करके। जिप्सम का उपयोग लिखो, जिप्सम का उपयोग, जिप्सम का उपयोग। लिखो, यदि सिंचाई जल में कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट, यदि सिंचाई जल में कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट की मात्रा अधिक होती है, यदि सिंचाई जल में कार्बोनेट व बाइकार्बोनेट की मात्रा अधिक होती है, कार्बोनेट व बाइकार्बोनेट की मात्रा अधिक होती है, यदि सिंचाई जल में कार्बोनेट व बाइकार्बोनेट की मात्रा अधिक होती है, सिंचाई जल में कार्बोनेट व बाइकार्बोनेट की मात्रा अधिक होती है, तो कार्बोनेट व बाइकार्बोनेट की मात्रा अधिक होती है, तो जिप्सम का उपयोग करना चाहिए, तो जिप्सम का उपयोग करना चाहिए, तो जिप्सम का उपयोग करना चाहिए। ठीक है, देखो, कृषि में जिप्सम की शुद्धता, इसमें लिखो, कृषि में जिप्सम की शुद्धता, कृषि में जिप्सम की शुद्धता, कृषि में जिप्सम की शुद्धता। बराबर क्या लिखोगे, क्या लिखोगे बताओ, 65 से 75%। देखो 65 से 75%, मैंने पहले 65 लिखा था, लेकिन अब 65 से 75%। देखो नेक्स्ट, जिप्सम की घुलनशीलता, जिप्सम की घुलनशीलता, जिप्सम की घुलनशीलता, जिप्सम की घुलनशीलता। और आगे लिखोगे 0.25 से 0.30। जिप्सम की घुलनशीलता वाला लिखो 0.25 से 0.30, 0.25 से 0.30। लिखो नेक्स्ट, लिखो 0.5 mm, नेक्स्ट रिपोर्ट लिखो 0.5 mm या 0.5 mm या 30 मेष, 30 मेष की छलनी का उपयोग किया जाता है। 0.5 mm या 30 मेष की छलनी का उपयोग किया जाता है। 30 मेष की छलनी का उपयोग किया जाता है, का उपयोग किया, 30 मेष की छलनी का उपयोग किया जाता है, 30 मेष की छलनी का उपयोग किया जाता है। ठीक है, समझिए ना। अब नोट डालो, लिखो 2.5 सेंट, लिखो नोट में लिखो 2.5 सेंटीमीटर या 1 इंच में, 2.5 सेंटीमीटर या 1 इंच में, 2.5 सेंटीमीटर या 1 इंच में छिद्रों की संख्या, छिद्रों की संख्या,
छिद्रों की संख्या मेष कहलाता है, मेष की छलनी कहलाती है, मेष की छलनी कहलाती है, मेष की छलनी कहलाती है। समझ में आ गया ना? 2.5 सेंटीमीटर या 1 इंच, उसको बोलते हैं मेष की छलनी। लिखो नेक्स्ट, लिचिंग करके, लिखो लिचिंग करके, लिचिंग करके लिखो, लिचिंग करके लिखो, इसमें लिखो शुद्ध जल के द्वारा, शुद्ध जल के द्वारा। अब आप जो भी सुनना मेरी बात दोबारा बोल रहा हूं, आप जो भी लिखते हो ना शुद्ध लिखा करो। क्या लिखा करो? शुद्ध लिखा करो, क्योंकि क्या पढ़ रहे हो आप? हिंदी। क्या पढ़ रहे हो? तो आपको हर शुद्ध और अशुद्ध का मालूम होना चाहिए। और इसमें सु कौन सा आएगा, सु में स कैसे आएगा, बड़ी मात्रा आएगी छोटी मात्रा आएगी, रुपये में कैसे होता है, रू में रुपया छोटा बड़ा होता है, तेरे को मालूम है? रू छोटा और बड़ा, बड़ा तो कौन सा होता है जिसके ऊपर पूरा आता है, और रे कौन सा होता है जिसके ऊपर आधा होता है। जब आप पढ़ो ना जीके लिखो या एग्रोनॉमी या हॉर्टिकल्चर जब भी पढ़ते तो आप शुद्ध लिखा करो, चाहे टीचर कैसे लिखे कि वो हिंदी वाला टीचर नहीं हो। तो आपको ये चीजें आनी चाहिए, तभी तो प्रैक्टिस में लाओगे ना। तो जिंदगी में मालूम चला सभी शुद्ध लगते हैं, वहां पर हिंदी में एक ही कमी होती है कि इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है। अरे दादा शुद्ध क्यों, हमारे सभी शुद्ध लग रहे हैं, अशुद्ध कौन सा इसमें? कोई नहीं है, क्योंकि अपना हिंदी तो एकदम क्लियर होती है, आप खुद को मालूम खतरनाक होती है। कि मैं डोली के ओले ओले जा रहा था, कहा जा रहा था डोली के ओले ओले। अब ओले ओले में तो देखो अपना सारा होता है, फिर ओले ओले, इसलिए अपने को हिंदी में ध्यान देना चाहिए। ध्यान, सिलेक्शन का क्राइटेरिया कौन करता है? हिंदी डिसाइड करती है, याद रखना। हिंदी में, हिंदी में जितना प्रैक्टिस करते उतना बेटर है। लिखो नेक्स्ट, शुद्ध जल के द्वारा, शुद्ध जल के द्वारा लिचिंग, लिखो शुद्ध जल के द्वारा लिचिंग किया जाता है, शुद्ध जल के द्वारा लिचिंग किया जाता है। अब इसमें लिख लो फॉर्मूला क्या होता है, एल आर बराबर क्या होगा, लिचिंग आवश्यकता बराबर डी डी डब्ल्यू बराबर डी आई डब्ल्यू बराबर क्या, ईसी आई डब्ल्यू बराबर ईसी क्या हो गया, डी डब्ल्यू। लिख लिया? ईसी बराबर क्या होगा, डी डी डब्ल्यू बराबर डी आई डब्ल्यू बराबर क्या होगा, ईसी आई डब्ल्यू, और इसी कौन सा हो गया, डी डब्ल्यू। इसी बराबर क्या हो गया, डी डब्ल्यू। इसी बराबर क्या होता है, डी डी डब्ल्यू हो गया, डी आई डब्ल्यू, ईसी आई डब्ल्यू, इसी कौन सा हो गया, ईसी है। क्या लिखा क्या है, ईसी बराबर क्या होगा, डी डब्ल्यू। ईसी मतलब क्या होता है, विद्युत चालकता होगा, आई डब्ल्यू मतलब इरिगेशन वाटर, और डी डब्ल्यू में क्या होता है, ड्रेन वाटर। क्या होता है, ड्रेन वाटर। अपने को ये याद रखना, ठीक है। देखो नेक्स्ट, लिखो थर्ड पॉइंट, लवण प्रतिरोधी फसलों का चयन करके, 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 धीरे धीरे बोलेंगे बेटा, लवण प्रतिरोधी फसलों का चयन करके। लिखो लवण प्रतिरोधी फसलों का चयन, लिखो इसमें। अब दो पॉइंट डालो, एक तो कौन से लिखो, लवण प्रतिरोधी फसल, दूसरा क्या लिखोगे, लवण संवेदनशील फसल। इसके नहीं लिखो, एक तो लवण प्रतिरोधी फसल, दूसरा लिखो लवण संवेदनशील फसल, लवण प्रतिरोधी फसल, और दूसरा क्या लोगे, लवण संवेदनशील फसल। लवण प्रतिरोधी फसल, दूसरे क्या लिखो, लवण संवेदनशील फसल, लवण संवेदनशील फसल। लवण प्रतिरोधी फसल बराबर लिखो लवण संवेदनशील फसल। लवण प्रतिरोधी में कौन सा हो गया, जो चुकंदर और कपास, और लवण संवेदनशील कौन सा हो गया, दलहनी फसल, दलहनी फसल, दलहनी फसल। लवण प्रतिरोधी फसल बराबर जो चुकंदर कपास हो गया, लवण संवेदनशील कौन सा हो गया, दलहनी फसल। अब लिखो इसमें नीचे नोट डाल के लिखो ऐसे,
लवणों की प्रति प्रतिरोधी, लवणों के प्रति क्या हो गया, प्रतिरोधी की प्रक्रिया। जो ऐसे कैसे नोट डाल के, लिया। चुकंदर कौन सा हो गया, ओस्मो रेगुलेशन, इसमें कौन सा हो गया, एक्सक्लूजन, और इसमें कौन सा हो गया, डाइल्यूशन। ठीक है, लवणों के प्रति प्रतिरोधी प्रक्रिया। जैसे चुकंदर में कौन सी प्रतिरोधी प्रक्रिया पाई जाती है, ओस्मो रेगुलेशन। जो में कौन सा हो गया, एक्सक्लूजन। डेथ में कौन सा हो गया, डाइल्यूशन। अब लिखो नेक्स्ट, लिखो बोरोन प्रतिरोधी फसलों का चयन करके, बोरोन प्रतिरोधी फसलों का चयन करके, बोरोन प्रतिरोधी फसलों का चयन करके। ठीक है, देखो इसमें बोरोन प्रतिरोधी फसल, देखो इसमें बोरोन प्रतिरोधी फसल, देखो नेक्स्ट, बोरोन प्रतिरोधी फसलों का चयन करके, इसमें लिखो बोरोन प्रतिरोधी फसल, बराबर लिखो इसमें। देखो खजूर, चुकंदर, सुनो मैं आपको एक खजूर नहीं लिखा रहा हूं यहाँ पर है ना, खजूर भी होता है, लेकिन हॉर्टिकल्चर पढ़ ली होगी आप, नहीं पढ़ा आपने। खजूर भी क्या होता है, लवण प्रतिरोधी होता है ना, वो भी देखना, अब बताएंगे आपको लास्ट में। लिखो लवण बोरोन प्रतिरोधी फसल कौन कौन से बताओ, खजूर, चुकंदर, बरसी, पत्ता गोभी, गाजर। क्या लिखोगे, गाजर, मूली छोड़ दो। क्या लिखोगे, खजूर, चुकंदर, बरसी, पत्ता गोभी, गाजर। खजूर कौन सा हो गया इसमें, खजूर, चुकंदर, बरसीन, पत्ता गोभी और गाजर। और ब्रैकेट में लिखो 2 से 4 ppm। क्या लिखो बताओ, जो 2 से 4 ppm, 2 से 4 ppm। खजूर, चुकंदर, बरसीन, पत्ता गोभी, गाजर, कौन सा हो गया, गाजर। क्या होता है, गाजर। अरे पीछे वाला लिखा नहीं लिखा ये अभी लिख लिया कि नहीं लिखा आपने, तेज तो नहीं लिखा रहे ना अपन, ये ऑनलाइन बोल रहे तेज लिखा रहे हो, तेज तो नहीं फास्ट है। अरे बता देना मेरे को आप, कोई दिक्कत नहीं है ना। हाँ, ऑनलाइन वाले बड़े धीरे धीरे लिखते हैं, न जाने क्या हो गया इनको। ठीक है, लिखो नेक्स्ट, लिख लिया आपने। अब लिखो नेक्स्ट, सेकंड लिखो बोरोन संवेदनशील फसल, प्रतिरोधी फसल हो गई ना अपने। अब लिखो बोरोन संवेदनशील फसल, बोरोन संवेदनशील फसल, बराबर ब्रैकेट में क्या लिखो बताओ, क्या लिखोगे, 0.3 से कितना लगोगे, 1 ppm। लिखो बोरोन संवेदनशील फसल, ब्रैकेट में क्या लिखो बताओ, 0.3 से 1 ppm। बोरोन संवेदनशील फसल, ब्रैकेट में क्या लिखो बताओ, 0.3 से 1 ppm। पूछा गया, ध्यान रखना, ये भी इंपॉर्टेंट है कि बोरोन संवेदनशील फसल को बोरोन की मात्रा कितनी होनी चाहिए, 0.3 से 1 ppm। 0.3 से कितना हो गया, 1 ppm। बताओ इसमें कौन कौन सा है, अंग, बराबर लिखो अंगूर और सेब। क्या लिखोगे, अंगूर और सेब, अंगूर और सेब। नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट पॉइंट कौन सा बताओ, देखो सिंचाई की विधि, देखो सिंचाई की विधि का चयन करके, सिंचाई की विधि का चयन करके, सिंचाई की विधि का चयन करके, सिंचाई की विधि का चयन करके। लिखो इसमें बूंद बूंद विधि सिंचाई, लिखो बूंद बूंद विधि उपयुक्त मानी जाती है, बूंद बूंद विधि उपयुक्त मानी जाती है, बूंद बूंद विधि उपयुक्त मानी जाती है, बूंद बूंद विधि उपयुक्त मानी जाती है। लिखो नेक्स्ट, कुंड विधि में पौधों की बुआई, कुंड विधि में पौधों की बुआई, कुंड विधि में पौधों की बुआई
मेड, जानते हो डोली, मेड के साइड में करनी चाहिए, मेड के साइड में करनी चाहिए। मेड समझ गए ना, डोली मेड के साइड में करनी चाहिए, मेड के साइड में करनी चाहिए, मेड के साइड में करनी चाहिए। ठीक है, मेड की क्या करनी चाहिए, साइड में करनी चाहिए, मेड के साइड में करनी चाहिए। अब लिख लो इसको, ठीक है। आपने बताओ मेड है, यहाँ पर क्या देते बताओ, पानी। चाहे इसको मिटाना चाहो तो बता दो इसको, समझ जाओगे ना, पानी याद देंगे क्या नहीं होता इसमें, पानी। ठीक है, फसल कहाँ लगाना चाहिए, साइड, क्या लगाना चाहिए, इस साइड में लगाना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पर पौधा नहीं लगाना चाहिए, इस मतलब समझोगे ना, कहाँ लगाना चाहिए बताओ, साइड में। ठीक है, अपनी मेड है ना, तो इसलिए तो क्या करते हैं उसको, तो फिर वो अपन ने कर दिया ना, क्या उपयोग करोगे आप, HCl, क्या उपयोग करोगे, HCl से सही कर लोगे। तो आप फवारा से दे सकते हो क्या, अरे नहीं, बंद हो जाए आप, नहीं मतलब आपको ऑप्शन दिया जाए मरने का, सही बात है कि नहीं है भाई, आपको एक बार आपको मरना है, आपको मरना है। अब एक तो मरना ऐसा है कि आपकी एकदम से गर्दन काट दी जाए, और एक आप ये ऑप्शन है कि आपको धीरे धीरे काटा जाए, कौन सा ऑप्शन चूज करोगे आप, आपको तो मरना है। अब आपके पास क्या है, लवणीय पानी है, आपके पास है लवणीय पानी है, और किसान उसको यूज करना चाहता है, किसान उसको, भाई उसका मुख्य काम क्या होता है, खेती करना होता है। अब उसको यूज करना है, चाहे कैसे भी करो, तो क्यारी विधि से दे नहीं सकता भाई, क्यारी विधि देकर क्या होगा, पूरा अगर क्यारी में देखो खेत में पानी भरेगा, खेत में खूब सारा क्या नमक होगा, नमक आ जाएगा नीचे की ओर, लेकिन जैसे तापमान बढ़ेगा तो क्या होगा, लवण क्या हो जाएगा ऊपर, पूरी पृथ्वी पर, पूरी जमीन पे क्या हो जाएगा, लवण हो जाएगा। और ये क्या है, बूंद बूंद है, तो बूंद बूंद तो एक ड्रिप पर ही तो खराब हो रहा है ना, बाकी रेगुलर पानी चलता रहेगा तो लवणों की सांद्रता ज्यादा फील नहीं होती है। तो अपने एक ऑप्शन दे सकते हैं भाई, बेस्ट इनमें से कौन सी है, बूंद बूंद होती है। तो उसमें एक ही समस्या होगी कि अपने एक बार क्या होंगे, पूरे पूरे क्या होगा, ड्रिप सिस्टम ही चेंज कर देंगे, तो कम से कम पौधे तो होंगे ना। और ड्रिप में कौन सा करते हैं बताओ, फल वृक्ष, कौन सा करते हैं, फल वृक्ष। और फल वृक्ष एक बार बड़ा होने के बाद तो कैसा पानी कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको पानी कहाँ से लेगा, पीछे से लेगा, इसलिए कौन से माना जाता है, बूंद बूंद ले सकते हैं। ठीक है, पहले एक ऑप्शन दिया जाए, वैसे लवणीय पानी का उपयोग नहीं कर सकते, लेकिन आपको उपयोग करना है तो सबसे बेस्ट कौन सी है, बूंद बूंद विधि, ऐसा ना। वैसे लवणीय पानी उपयोगी होता ही नहीं, उसका उपयोग कर ही नहीं सकते, लेकिन अगर अपने को बोलना है कि करना है तो फिर क्या करोगे आप, बूंद बूंद। कोई किसान पूछ ले ऐसे, सब लवणीय पानी है, मेरे खेती करना है, आप ऐसे ना नहीं कर सकते, मेरे को तो करनी है बता, तो बोला कि ज्यादा अगर खुजली हो रही है तो क्या लगा ले, ड्रिप लगा ले भाई साहब, सही बात है कि नहीं, उसके अलावा कोई सब महंगा पड़ता है, तो फिर आप महंगा पड़ेगा तो पड़ेगा, खेती करनी है तो क्या करना पड़ेगा, पैसा खर्च करना पड़ेगा, वरना नहीं होगा तो चुपचाप बैठा रहे। ठीक है, देख लिया आपने, लिखो नेक्स्ट, नेक्स्ट लिखो अधिक बीज दर का उपयोग करके, 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 क्या लिखो तो उसमें अधिक बीज दर, लिखो लवणीय जल, लवणीय जल या लवणीय क्षारीय मृदा, लवणीय जल या लवणीय क्षारीय मृदा में, लवणीय जल या लवणीय क्षारीय मृदा में, लवणीय क्षारीय मृदा में, या देरी से बुआई करने पर, 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 देरी से बुआई मतलब कौन कौन सा बताओ, लवणीय पानी हो, लवणीय क्षारीय मृदा हो, या देरी से बुआई कर रहे हो, तो सामान्य बीज दर से कितना लेंगे बताओ, 20 से 25%। लिखो देरी से बुआई करने पर सामान्य बीज दर से, सामान्य बीज दर से, सामान्य बीज दर से 20 से 25% अधिक बीज दर ली, सामान्य बीज दर से 20 से 25% अधिक बीज दर ली जाती है, 20 से 25% अधिक बीज दर ली जाती है, 20 से 25% अधिक बीज दर ली जाती है, 20 से 25% अधिक बीज दर जाती है। क्या लिखा है बताओ, लवणीय जल या लवणीय क्षारीय मृदाओं में या देरी से बुआई करने पर सामान्य बीज दर से 20 से 25% बीज दर अधिक दी जाती है।
कितनी ली जाती है? 20 से 25% बीज दर क्या ली जाती है? अधिक। क्या लिखा मैंने? लवणीय जल या लवणीय क्षारीय मृदा या देरे से बुआई करने पर सामान्य बीज दर से 20 से 25% अधिक बीज दर ली जाती है। ठीक है डियर। अब लिखो नोट, क्या लिखोगे? नोट। देखो नोट, नोट में लिखो वियर है यार, बीजर खाने जाते हैं। बियर नहीं, वियर। क्या होता है? वियर। बीज दर खाना जरा यार दादा। दोबारा बोल रहा हूँ, सामान्य वियर क्या हो गया, और क्या हो गया? वी नोच या 90 डिग्री वियर हो गया, या क्या हो गया? पार्सल फ्लू। इसलिए मैंने लिखाया है। अब लिखाने के बाद भी ऐसा करे तो मैं कहाँ जाऊं बताओ? है ये है रटे वाले क्वेश्चन। ये मतलब ऐसे लगता है कई बार पेपर होता है ऐसे कैसे रटे के रटे आ जाते हैं। बताओ क्या होता है, बताऊँ आपको, डायग्राम बताऊंगा। सी एल क्या हो गया? एच पर ऊपर क्या लिख रखा है? एल। क्या लिख रखा है इसमें? एल। ठीक है। सामान्य वियर पर सी एल एच का ऊपर एल हो गया। वी नोच क्या हो गया? 90 डिग्री वियर बराबर क्या होगा? क्यू बराबर 0.00138 एच 2.5 हो गया। क्यू बराबर क्या होगा? 0.0184 एल एच 1.5। इसको बोलते हैं पार्सल फ्लूइड। क्या बोलेंगे इसको? पार्सल फ्लूइड होता है। एक कौन सा होता है? वी नोच। क्वेश्चन पूछा गया रखना कि वी नोच सामान्य होता है, क्या होता है? वियर होते हैं। क्या होते हैं? जो वी नोच होते क्या होता है? नोच सभी क्या होते हैं? वियर होते हैं। इसे पूछा गया क्वेश्चन ध्यान रखना। देखो नेक्स्ट, लिख लिया आपने? क्यू बराबर क्या होता है? पानी की मात्रा। क्या होती है? कि ये दोनों वी नोच और पार्सल किसकी मात्रा है? पानी की मात्रा याद करने के लिए उपयोग है। अभी बताऊंगा, आपने खूब देखा हुआ है। ठीक है, देखो इसमें, देखो पार्सल फ्लूइड में, देखो पार्सल फ्लूइड में 3 भाग होते हैं। पार्सल फ्लूइड में 3 भाग होते हैं। पार्सल फ्लूइड में 3 भाग होते हैं। 3 भाग होते हैं। पार्सल फ्लूइड में 3 भाग होते हैं। देखो नेक्स्ट, वेंचुरी मीटर का उपयोग। वेंचुरी मीटर का उपयोग, देखो वेंचुरी मीटर का उपयोग, वेंचुरी मीटर का उपयोग पाइप के अंदर, पाइप के अंदर वेंचुरी मीटर का उपयोग पाइप के अंदर जल की मात्रा ज्ञात करने के लिए उपयोग किया जाता है। जल की मात्रा ज्ञात करने के लिए उपयोग किया जाता है। जल की मात्रा ज्ञात करने के लिए उपयोग किया जाता है। जल की मात्रा ज्ञात करने के लिए उपयोग किया जाता है। जल की मात्रा ज्ञात करने के लिए उपयोग किया जाता है। जल की मात्रा ज्ञात करने के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है, लिखो नेक्स्ट, वाटर लिखो, लिखो वाटर मीटर का उपयोग, लिखो वाटर मीटर का उपयोग, वाटर मीटर का उपयोग जल की मात्रा ज्ञात करने के लिए उपयोग किया जाता है। वाटर मीटर का उपयोग जल की मात्रा ज्ञात करने के लिए उपयोग किया जाता है। जल की मात्रा ज्ञात करने के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है,
ये वाला पार्सल फ्लूम। जैसे मान लो देखिए, आपने देखा हो कई जगह ऐसे सरकारी कामों में ऐसे लगा होता है, ये क्या होता है बताओ? पार्सल फ्लूम ऐसा होता है, ठीक है। ये क्या होता है? पार्सल फ्लूम मतलब देखिए लगा हुआ ऐसे स्ट्रक्चर, इसको बोलते हैं पार्सल फ्लूम। 3 भाग होते हैं इसके। कौन कौन से भाग? 1, 2 और 3 भाग होते हैं। मतलब ये जल की मात्रा याद करने के लिए उपयोग है। इसमें स्केल लगा होता है, ऐसे स्केल, और कितनी गहराई से पानी आ रहा है, कितनी तेजी से पानी आ रहा है, तो ये क्या होता है उसकी मात्रा याद करने के। तो पार्श्व फ्लूम का इसमें किस उपयोग किया जाता हो? जल की मात्रा याद करने के लिए उपयोग किया जाता है। जैसे इसमें देखो बता रहा है, ऐसे पानी आता है 3 भाग, 1, 2 और 3, पानी की मात्रा याद करने के लिए उपयोग है पार्श्व फ्लूम का। ऐसे कौन सा होता है? वी नोच। कौन सा होता है? वी नोच में क्या होगा? कैसे बताओ उसमें साइज? वी नोच बता देता हूं आपको। कौन सा होगा इसमें? वी नोच। ये वी नोच हो गया। इसमें वी आकार होता है बस। कौन सा होता है? वी आकार होता है। ऐसे होता है वी आकार। पानी की मात्रा कहां से आती है? इसके बीच में से आती है, इसको वी नोच कहा जाता है। वी आकार का होता है, इसलिए क्या बोलते हैं इसको? वी नोच कहते हैं। जैसे मैं बताऊं आपको, वी नोच सही परफेक्टली बता देता हूँ, ये वाला वी नोच, ऐसे याद रखो आप, ठीक है। ये वाला, ठीक है। ये नहीं तो और भी देखना चाहो तो ये वाला ना, वी नोच, ठीक हो गया। वी नोच मतलब ऐसे होगा बस। इसको बोलते हैं वी नोच कहा जाता है। किसके काम में लिया जाता है? पानी की मात्रा भाई, अगर मान लो इतना ये सेव रहेगा, अब अपन मान लो हाइट, कितनी हाइट से पानी और कितनी स्पीड से पानी, पानी की मात्रा ऑटोमेटिक याद कर सकते हैं। तो इसका उपयोग किसमें करता हूँ? पानी की मात्रा याद करने के लिए उपयोग किया जाता है। चलो कोई दिक्कत में, पानी की मात्रा याद करने के लिए उपयोग किया जाता है, ठीक है यार। ये कौन सा हो गया? पार्श्व फ्लो। कौन सा हो गया? वी नोच। तो ये क्या होते हैं? पानी की मात्रा ज्ञात करने के लिए उपयोग किया जाता है। लिख लो, चाल लिख लो। पार्श्व फ्लूम व वी नोच का उपयोग पानी की मात्रा ज्ञात करने के लिए उपयोग किया जाता है। लिखो, पार्सल फ्लूम व वी नोच का उपयोग पानी की मात्रा ज्ञात करने के लिए उपयोग किया जाता है। पानी की मात्रा ज्ञात करने के लिए उपयोग किया जाता है। पानी की मात्रा ज्ञात करने के लिए उपयोग किया जाता है। पानी की मात्रा याद करने के लिए उपयोग किया जाता है, ठीक है डियर। अब नेक्स्ट टॉपिक कौन सा बताओ? कौन सा बताओ? हाँ, अब कौन सा पढ़ेंगे अपन? बीज। और हिंदी में क्या बोलते हैं बताओ इसको? सीड। क्या बोलेंगे इसको? सीड। नया टॉपिक है, नया टॉपिक। इरिगेशन क्या हो गया अपना? नमस्कार, शांति है भाई, अरस भगवान। अब क्या पढ़ेंगे बताओ अपन? ठीक है, क्या पढ़ेंगे? बीज पढ़ेंगे। देखो भगवान देख लो, आपको बीज पढ़ा रहा है। क्या पढ़ा रहा है? बीज। बीज तो जानते हो क्या आप? ये क्या होता है बताओ उसका? भ्रूण होता है। ये क्या होता है? बीज आवरण। क्या होता हो? बीज आवरण होता है। और ये क्या होता है उसका? क्या होता है बताओ? भ्रूणपोष। क्या होता है? भ्रूणपोष हो गया। क्या होता है इसका? भ्रूणपोष हो गया, ठीक है। अब सुनना, इसको भ्रूण का काम क्या होता हो? जड़ व तने का निर्माण। जड़ व तने का निर्माण, ठीक है। और यहाँ पर बीज आवरण का काम क्या होता है? बीज आवरण बोल सकते हैं, बोलते बीज चोल भी कहा जाता है। इसका क्या होता है? सुरक्षा प्रदान करना। क्या इसको? सुरक्षा, सुरक्षा प्रदान करना, सुरक्षा प्रदान करना। और इसका काम क्या बताओ? भोजन प्रदान करना। इसका भोजन प्रदान करना, ठीक है। और यहाँ पर इसका जो गुणसूत्र होते कितना होता है? 3 कितने होते हैं बताओ? 3 और बाकी कितने होते हैं? 2। अब परिभाषा क्या पढ़ेंगे? देखो, बीज एक परिपक्व बीजांड होता है। क्या बताओ? क्या होता है? परिपक्व क्या होता है? बीजांड होता है, जो कि किससे मिलकर बना होता है बताओ? भ्रूणपोष, भ्रूण और बीजावरण। बताओ बीज क्या होता है? यही क्वेश्चन, बीज होता है क्या होता है? परिपक्व क्या होता है? बीजांड होता है। बीज क्या होता है? परिपक्व बीजांड होता है, जो कि किससे मिलकर बना होता है बताओ? भ्रूणपोष, भ्रूण और बीजावरण से मिलकर बना होता है। कर लोगे आप इसको, फिर आगे पढ़ाएंगे। लिखो, आप बीज की परिभाषा लिख लो, बीज में लिखो। लिखो, बीज एक परिपक्व बीजांड होता है। परिपक्व बीजांड, बीज एक परिपक्व बीजांड होता है, जो कि बीज एक परिपक्व बीजांड होता है, जो कि भ्रूणपोष, जो कि भ्रूणपोष कोमा भ्रूण, जो कि भ्रूणपोष कोमा भ्रूण तथा बीज आवरण से मिलकर बना होता है। तथा बीज आवरण से मिलकर बना होता है। तथा बीज आवरण से मिलकर, जो कि भ्रूणपोष
भ्रूण व बीज आवरण से मिलकर बना होता है, जो कि भ्रूणपोष कोमा भ्रूण व भ्रूणपोष से मिलकर बना होता है, जो कि भ्रूणपोष कोमा भ्रूण व बीज आवरण से मिलकर बना होता है। बीज एक परिपक्व बीजांड होता है जो कि भ्रूणपोष भ्रूण व बीज आवरण से मिलकर बना होता है। बीज एक परिपक्व बीजांड होता है जो कि भ्रूणपोष भ्रूण व बीज आवरण से मिलकर बना होता है। अब डायग्राम बना लो। ये 3n एरे पूरा क्या होता हो, ये तो क्या है बीज, इतना जानते हो क्या है बीज। हाँ फिर क्या नजर आ रहा है, फिर क्या नजर आ रहा है, फिर क्या नजर आ रहा है, पहले बता नजर क्या आ रहा है तेरे को, तो कौन बोल रहा है? अच्छा अच्छा दिखा तो, सेब नहीं बनाना, बीज है, और बीज का डायग्राम तो सही बना ले। इसमें कौन कौन है जिन्होंने पोषक तत्व नहीं पढ़ रखा? कितने जने? 1 2 3 4, हाँ सही करो ताकि मैं बैकअप क्लास की सोचे। 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14 2 16 1 17 18 19 20 बीजों ने नहीं पढ़ रखा। और खाद किस किसने नहीं पढ़ रखा? खाद, खाद में सारे सारे, और तो ज्यादा पढ़ा क्या मेरा आपने? क्लियर है? पहले बताओ भ्रूणपोष हो गया 3n, बीज वाला क्या होता है 3n, बताऊं 3n का मतलब क्या होता है? क्या लिख रखा है? बीज 3n होता है, भ्रूणपोष हो गया, भ्रूण अगर कौन सा हो गया? बीज आवरण, लिख रखा बीज आवरण। क्लियर सभी ने? थ्री एन क्या है? गुणसूत्रों की संख्या कितनी है? 3n। बताएंगे क्या होता है, कल बताएंगे, ठीक है डियर? ओके, कोई ऑनलाइन में समस्या? समस्या सर बस, समस्या तो कब आएगी? बद्दुआ कम दो, बद्दुआ कम दो। फाइनली आज सलटी जाता मैं तो, ऐसा कौन सी दुश्मनी है आपके साथ मेरी? ये भगवान, इतना बद्दुआ क्यों देती हो आप? आप नहीं आए क्या आज? कब आए? अभी आए? क्या बात, कैसा लगा क्लास में आज? पहली क्लास थी आपकी, 12th का पास की थी आपने? अभी अभी इस बार ही की है? और कौन है आज नए स्टूडेंट? कोई आए? और अभी आए? कैसा लगा आपको लंबे समय के बाद? बढ़िया लगा? ये क्या बना रखा है? कब बना है? किसकी याद में? आपको मालूम है गवर्नमेंट सर्वेंट को अलाउ नहीं है टेटू, गवर्नमेंट सर्वेंट को अलाउ नहीं जाना करना टेटू वगैरह। गवर्नमेंट सर्वेंट होता है ना, गवर्नमेंट सर्वेंट, ये अलाउ नहीं होता है उनके। तो मतलब दिखाना एक बार क्या बना था, एक बार देख तो, क्या बात है। इसमें तो मोर भी है, कबूतर भी है और तीतर भी है, ऐसे मतलब अच्छा लगता होगा आपको ना? कोई बात नहीं। अब आप जो क्या करोगे, जो पुराना टॉपिक आपसे आपका सीड स्टार्ट हो जाएगा, तो कहां से स्टार्ट करोगे आप? सीड से। आपका नया टॉपिक क्या होगा? बीज होगा, इरिगेशन को छोड़ देना, ठीक है? क्या पढ़ोगे आप? बीज से, ठीक है? नए स्टूडेंट कौन और कोई नहीं होगा? 4-5 दिन पहले सब पुराने पुराने हो गए सारे सारे। हम आपसे 2-4-5 दिन इंटरप्शन करते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना आपको? थैंक यू।